welcome back to my channel Knowledge at your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 12th and it is taken from the book Flamingo. Name of the chapter is The Last Lesson and I am going to explain this chapter in Hindi. So let's begin the chapter The Last Lesson यानी कि अंतिम पाठ. About the author. Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. Alphonse Daudet जो थे वो फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और छोटी कहानी के लेखक थे. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. जो लास्ट लेसन है वो आधारित है फ्रैंको प्रूशियन वॉर में, जिसमें बिस्मार्क की लीडरशिप में प्रूशिया ने फ्रांस को हराया था. Prussia then consisted of what now are the nation of Germany, Poland and the parts of Austria. आज के जर्मनी, पोलैंड वो कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के तब प्रूशिया के अंतर्गत आते थे. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सॉस एंड लॉरेन हैव पास्ड इन प्रूशियन हैंड्स. और इस कहानी में फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट एल्सॉस व लॉरेन प्रूशिया के हाथों में चले गए थे, यानी कि जो फ्रांस था इन डिस्ट्रिक्ट्स को हार चुका था और ये प्रूशिया के हाथों में चले गए थे, या फिर कह सकते हैं कि प्रूशिया ने इन पर विजय पा ली थी. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल. इसका इफेक्ट यानी कि इस वॉर का जो इफेक्ट था स्कूलों की लाइफ में क्या पड़ा, हम इस स्टोरी से फाइंड आउट करते हैं या फिर पता करते हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. उस सुबह मुझे स्कूल के लिए बहुत देर हो गई थी और मैं डांट की डर से बहुत डरा हुआ था. ड्रेड होता है कि ड्रेड मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डरना, तो डांट की डर से बहुत डरा हुआ था. स्पेशली क्योंकि जो मिस्टर एम हैमल थे उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि जो एम हैमल थे वो उनके सर थे और उन्होंने उनसे ये कहा था कि वो क्लास में आज पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे उनमें से पहला अक्षर भी नहीं आता था. मतलब पार्टिसिपल्स की बात हो रही है तो उसकी पार्टिसिपल्स की बिगनिंग उनको बिल्कुल ही नहीं आती थी, ये कहने का मतलब है. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और कुछ समय कहीं बाहर ही बिताऊं, मतलब स्कूल से कहीं बाहर. उन्होंने ऐसा सोचा कि कहीं स्कूल से बाहर ही अपना दिन बिताऊं. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. तो वो एक अच्छी और सुहावनी वो गर्म दिन था. बहुत एक अच्छा सुहावना और गर्म दिन था. चिड़ियाएँ जो थी, जो बर्ड्स थी, वो जंगल के किनारे पर चिपिंग साउंड कर रही थी. और सॉ मिल यानी कि जो आरा मिल के में जो पीछे जो मैदान था उसमें जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग मतलब होता है ट्रेनिंग होती है सोल्जर्स की, तो उसको ड्रिलिंग कहते हैं. तो वो जो सोल्जर्स थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. और ये सब कुछ था वो पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं ज़्यादा लुभावना था. ये सब मतलब जो बर्ड्स की चिपिंग थी, इतना बढ़िया प्लेजेंट वेदर था, और जो प्रूशियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो जो सब चीज़ें थी वो देखना ज़्यादा लुभावना था इन द कंपेरिजन ऑफ कि पार्टिसिपल्स के रूल्स पढ़ने के स्कूल जाना. ये कहने का मतलब है. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ स्कूल. लेकिन मुझ में अपने को रोकने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल चला गया. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने वहाँ नोटिस बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ लगी देखी. जब हम स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने टाउन हॉल के सामने क्या देखा कि काफ़ी लोग खड़े हैं. बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड के आगे बहुत सारे लोग खड़े थे. फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी समाचार या खबरें वहीं से मिल रही थी, जैसे कि हारा हुआ युद्ध. द ड्राफ्ट का मतलब होता है एनरोलमेंट ऑफ द आर्मी ऑफिसर होता है, और सेना के कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स, वो सब वहीं से मिल रहे थे.
एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने बिना रुके सोचा कि अब क्या बात हो सकती है, वट कैन बी द मैटर नाउ, मतलब अब क्या बात हो सकती है। यानी कि आज से 2 साल से जितनी भी न्यूज़ थी खराब, जो जितने भी खराब न्यूज़ थे वो सब हमको उस बुलेटिन बोर्ड से ही मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या बात हो सकती है, लेकिन वो वहाँ पर रुके नहीं और अपने स्कूल के लिए लगातार चलते रहे। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." और जब मैं जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी जा रहा था, तब ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम क्या था, वॉचर था, तो उसने वो वहाँ अपने डिसिपल के साथ खड़ा था। अप्रेंटिस मतलब उसका कोई शिष्य या डिसिपल या लड़का, चेला, उसके साथ वो वहाँ खड़ा था और वहीं बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। उसने मुझसे बोला कि डोंट गो सो फास्ट बब, मतलब इतनी जल्दी मत जाओ। बब मतलब होता है छोटे लड़के। और फिर बोलता है कि यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और तुम अपने स्कूल को काफ़ी समय रहते ही पहुँच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। कौन? जो वॉचर था। उनको लगा कि जो ब्लैक स्मिथ वॉचर है, यानी कि लोहार वॉचर है, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे के पास हाँफते हुए पहुंच गया, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से दौड़ते आ रहे थे, तो उनकी सांस फूल रही थी। तो आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूलते हुए, हाँफते हुए वहाँ पहुँच गए, यानी कि वो और छोटे बगीचे के पास हाँफते हुए पहुँच गए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। हमेशा जब भी स्कूल खुलते थे वहाँ हलचल, बसल मतलब होता है हलचल, हलचल या फिर चहल पहल रहती थी, जो कि बाहर की गलियों से भी सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, very loud, with our hands over our ears to understand better. बंद, जैसे डेस्क के खुलने और बंद करने की जोर से लेसन्स को, यानी कि अपने पार्टों को साथ साथ दोहराने की आवाज़, और हमारे कानों पर हाथ रखना ताकि हम अच्छे से समझ सकें। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का रूलर को टेबल पर जोर जोर से बार बार पटकने की आवाज़, ये सब आती रहती थी। मतलब कहने का मतलब है, वैसे यूजुअली क्या होता था, जब स्कूल के बाहर पहुंचते थे तो वहाँ स्कूल के बाहर बहुत चहल पहल होती थी और बच्चे लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। जोर जोर से लेसन्स जब बच्चे पढ़ते हैं साथ साथ दोहराते थे तो उनकी आवाज़ आती थी, और कानों पे हाथ रख के दोहराते थे ताकि एक दूसरे डिस्टर्बेंस ना हो। तो कानों पे हाथ रख के बच्चे लेसन दोहराते थे, और टीचर जो रूलर लेके घूमते रहते थे और जोर से रूलर को टेबल में पटकते थे। उन सब की आवाज़ें आती रहती थी यूजुअली, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आगे पढ़ते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ बहुत ही शांत था। I had counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मैं इस शोरगुल के भरोसे, कमोशन का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, तो वो कहते हैं कि मैं इस शोरगुल के भरोसे अपनी डेस्क पर बगैर किसी को दिखाई दिए पहुंच जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन दैट डे एवरीथिंग वॉज सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि रविवार की सुबह होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सारे जो साथी थे वो अपने स्थानों पर पहले से ही अपने स्थानों पर पहुंच चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और जो एम हेमल थे अपने आर्म्स के नीचे अपने टेरेबल, यानी कि खतरनाक या फिर भयानक से आयरन रूलर को दबाकर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना था, वह सबके सामने अंदर जाना था, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग वहाँ बैठ चुके थे, तो अब उनको अंदर जाना था और काफ़ी शांति भी थी उस दिन। तो फिर वो कहते हैं कि अगर मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके
सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना घबराया हूँगा और कितना नर्वस हुआ हूँगा या फिर डरा हूँगा। यहाँ ऐसा लिखा गया है यहाँ पर। बट नथिंग हैपेंड, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस एंड क्विकली लिटिल फ्रेंच। ठीक है, फिर बोले लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर जो हैमल थे उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से बोले कि छोटे फ्रेंच या फिर लिटिल फ्रेंच अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम लोग तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच के ऊपर उछलकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered. यानी कि जब वो अपने डेस्क पे बैठ गए और फिर जब उन्होंने अपनी डर पर कंट्रोल किया, जैसे कि वो बहुत डरे हुए थे, बहुत देर में आए थे क्लास में तो काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने प्यार से उनको बिठाया, सर ने डांटा नहीं, अपनी जगह पे जाने को बोला, तो जब वो अपने डर पर थोड़ा सा कंट्रोल पा पाए थे, यानी कि अपने घबराहट को थोड़ा कम कर पाए थे, तो वो कहते हैं कि जब मैं अपनी डर को में कंट्रोल कर पाया था तो मैंने देखा कि मेरी टीचर ने एक सुंदर सा हरा कोट, फ्रिल्ड शर्ट और छोटी सिल्क की काली टोपी जो कि कशीदाकारी से भरी थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी, कशीदाकारी से भरी थी, दैट ही वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि उन्होंने कभी नहीं पहनी थी सिवाय इंस्पेक्शन के और प्राइज डेज के। मतलब वो सिवाय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या स्कूल के कोई स्पेशल ओकेज़न के सिवाय एक्सेप्ट उसको वो कभी नहीं पहनते थे। जो ड्रेस उन्होंने आज पहन रखी थी, ग्रीन कोट, ब्लैक सिल्क की टोपी, एम्ब्रॉयडरी वाली टोपी, वो फ्रिल्ड शर्ट, जो भी कुछ उन्होंने पहना था वो सिर्फ किसी विशेष ओकेज़न में पहना करते थे स्कूल के, तो आज उन्होंने ये सब पहन रखा था। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और इसके साथ ही सारा स्कूल था वो बहुत ही सीरियस लग रहा था और अजीब लग रहा था। सोलम का मतलब होता है सीरियस। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन जिस चीज़ को देखकर मैं इसको सबसे ज़्यादा चकित हुआ था वो क्या थी, पीछे की हमेशा खाली रहने वाली बेंचेस। ठीक है, वो जो स्कूल की बेंचेस थी पीछे सीट की, वो ज़्यादातर खाली रहती थी, लेकिन उस दिन उनको देख के वो बहुत सरप्राइज हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, क्योंकि जो गांव के लोग जो थे वो भी हमारी तरह से ही शांति से बैठे हुए थे उन बेंचेस में। जैसे कि वो लोग शांति से बैठे हुए थे अपनी सीट्स पे, तो वैसे ही पीछे की सीटों में गांव के लोग भी शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड होसर विद हिज 3 cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. ओल्ड हॉसर अपनी तिकोन टोपी के साथ, भूतपूर्व मेयर, फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व मेयर व भूतपूर्व पोस्टमास्टर, और इसके अलावा कई अन्य लोग, इतने सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे पीछे की सीट पे। Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the page. सभी दुखी दिखाई पड़ रहे थे और जो हॉसर थे वो अपने साथ एक पुरानी पहली टेक्स्ट बुक लाए थे जिसको उन्होंने किनारों से पकड़ा हुआ था और उसको घुटनों पर रखा हुआ था और उसके बड़े से चश्मे उस पेजों के ऊपर रखे हुए थे। डिस्क्रिप्शन किया है उन्होंने मिस्टर हॉसर के बारे में। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children." जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तब मिस्टर हैमल ने अपनी चेयर पर बैठे और परिचित और गंभीर और धीर आवाज़ में जो वो मेरे साथ यूज़ करते थे
बोले, क्या बोले? माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा आपको दिए जाने वाला आखिरी पार्ट या आखिरी लेसन होगा. The order has came from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. और बर्लिन से ये आदेश आए हैं कि एल्सेस और लोरेन में के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए, यानी कि अब फ्रेंच की टीचिंग वहाँ पर बंद करवा दी गई थी. क्योंकि ये तो आपको पहले पता चल चुका है इस चैप्टर से कि जो प्रुशिया ने फ्रांस पे विजय पा ली थी. तो इसी के रेफरेंस में उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों की जो फ्रेंच क्लास थी उसको भी बंद करवा दिया था. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए सर हैं आपके वो कल से आएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आज का आखिरी फ्रेंच का क्लास है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने या फिर इसको ध्यानपूर्वक समझें. बट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए आकाश से गिरने वाली बिजली के समान थे. मतलब उनको ये सुनकर इतना शॉक लगा कि उनको लगा कि मानो आकाश से बिजली ही गिर गई हो. मतलब शॉकिंग थे ये वर्ड जो सर ने उनसे कहे थे कि ये लेसन जो है आज का लास्ट लेसन है. ओ द ब्रिजेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो वो बोलते हैं वो बहुत दुख से बोलते हैं कि यही था जो उन्होंने टाउन हॉल में लगाया था. यानी कि जब वो आ रहे थे रास्ते में तो उन्होंने टाउन हॉल में नोटिस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ देखा था, लेकिन उसके लिए रुके नहीं थे वो. तो उनको अब रियलाइज़ हुआ इस बात का कि ये वही चीज़ है जो कि ये इसी चीज़ का नोटिस वहाँ टाउन हॉल में लगा था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वट आई हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन. फिर वो बोलते हैं कि मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, क्यों? मुझे तो ये आता ही नहीं इसे कैसे लिखा जाता है, और अब मैं इसे कभी भी नहीं सीख पाऊँगा, और अब मैं यहीं रुक जाऊँगा. ये क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं कि मेरा लास्ट फ्रेंच क्लास है, अभी तक तो मुझे कुछ आता ही नहीं प्रॉपरली, और इसके बाद मुझे कभी सीखने को नहीं मिलेगा. ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में आने लगते हैं, माइंड में आने लगते हैं. Oh, how sorry, I was not learning my lessons for seeking birds' eggs, for going sliding on Sar. My books that had seemed much a nuisance while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up and am Hamil too. ओ मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने पाठों को अब नहीं सीख पाऊँगा. मैंने अपने पाठों को नहीं सीखा. किस लिए? अब वो अपने खुशी क्वेश्चन करते हैं कि आज तक मैंने अपने पाठों में ध्यान नहीं दिया. किस लिए नहीं दिया? कि चिड़ियाओं के अंडों को ढूंढने के लिए, सार में स्लाइड करने के लिए, झूला झूलने के लिए, स्लाइडिंग करने के लिए. और मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे एकदम बेकार लगती थी और भारी लगती थी उठाने में, और संतों की हिस्ट्री, ये सब चीज़ें. और साथ में मेरे पुराने दोस्त जो बन गए थे, अब जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता, और एम हेमल को भी. यानी कि अब ये सब चीज़ों को वो नहीं छोड़ सकता. ना सर को छोड़ सकता है अपने, और ना ही वो अपने स्कूल की फ्रेंड्स को छोड़ सकते हैं, और किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहते एक्चुअली. लेकिन अब ऐसा रूल आ गया है तो ये सब सोच रहे हैं वो अपने माइंड में. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. और ये सोचकर कि वो दूर जा रहे हैं. कौन दूर जा रहे हैं? सर. मिस्टर हैमल के बारे में सोचते हुए वो बोलते हैं कि ये सोचकर कि वो अब दूर जा रहे हैं, और ये कि उनको मैं फिर कभी नहीं मिल पाऊँगा. और ये सब सोचते हुए मैं उनके स्केल, यानी कि जो स्केल था, जो डेंजरस स्केल रहता था उनके हाथ में, उनके स्केल के बारे में और उनके सनकीपन के बारे में, यानी कि थोड़े सनकी थे सर, कहने का मतलब है, तो उन सब के बारे में मैं भूल गया था, या इन सबको मैंने भुला दिया था. क्रैंकी का मतलब होता है इसेंट्रिक. तो उनकी क्रैंकीनेस को, यानी कि उनके सनकीपन को और उनके स्ट्रेंजनेस को मैंने सब भुला दिया जब मैंने ये सोचा कि अब मैं सर से कभी नहीं मिल पाऊंगा, या उनसे कभी उनको फिर नहीं देख पाऊंगा. इस टाइप से यहाँ लिखा गया है. पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट अप ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. फिर लिख रखा है बेचारे वो जो आदमी, मतलब मैन, और उन्होंने अपने अंतिम पाठ के सम्मान के लिए उन्होंने अपनी फाइन संडे क्लोथ्स को पहनी थी. क्योंकि वो अपने ये स्पेशल ड्रेसेस सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में पहनते थे स्कूल के. तो क्योंकि उस दिन वो उनकी लास्ट फ्रेंच क्लास थी, तो अपने उस लास्ट फ्रेंच क्लास के सम्मान के लिए ही उन्होंने वो संडे के फाइन क्लोथ्स पहने थे.
एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे यह समझ आया कि क्यों गांव के बुजुर्ग लोग क्लास के पीछे बैठे हुए थे. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. यह इसलिए क्योंकि उन लोगों को भी अफसोस था कि वे लोग भी स्कूल ज़्यादा नहीं गए. मतलब उन लोगों ने भी अपने समय में ज़्यादा स्कूल में ध्यान नहीं दिया या स्कूल की पढ़ाई प्रॉपरली नहीं की, तो शायद इसलिए ऐसा लिखा गया है यहाँ पर. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more. फिर आगे लिखा गया है कि यह उन लोगों की किनकी, जो लोग गांव के लोग आए थे, जो बुजुर्ग लोग आए थे, उनके बारे में कहा गया है कि ये उन लोगों का हमारे मास्टर की जो निष्ठावान 40 सालों की सेवा थी उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करने का एक तरीका था. ठीक है. और उसके साथ साथ और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था जो अब उनका नहीं रहा था. यानी कि वो जो देश था वो पहले ही हार चुके थे, पुरुषिया ने उसमें कब्जा कर लिया था. तो इस तरह से वो उस देश के प्रति और उन सर के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे. कहने का मतलब ये है. While I was thinking of all this, I heard my name call. जब मैं सब कुछ सोच रहा था तब मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना. It was my turn to recite. अब ये मेरी पढ़ने की बारी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मैं क्या नहीं दे सकता था उन मुश्किल या भयानक पार्टिसिपल्स के नियमों को पूरा बहुत जोर से और साफ या स्पष्ट बिना किसी गलती के बोल सकने के लिए. मतलब फिर वो आगे बोलते हैं कि उनको पार्टिसिपल के रूल्स को समझने में इतना मुश्किल होती थी, इतने उनको टफ लगते थे कि वो उसके बदले में वो कुछ भी दे सकते थे. मतलब उनको पार्टिसिपल्स के रूल को बहुत कंप्लीटली बिना किसी गलती के, बिना रुके हुए, बिना किसी प्रॉब्लम के याद करने के लिए या समझने के लिए वो कुछ भी दे सकते थे, ऐसा वो कहना चाहते हैं. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं शुरू के ही कुछ शब्दों में उलझ कर रह गया. यानी कि वो चाहते तो थे कि वो कुछ भी दे सकते थे इसके लिए, लेकिन उनको अच्छे से आती नहीं थी. जो पार्टिसिपल्स के रूल उनको अच्छे से आते नहीं थे. और जब उनकी बारी आई तो वो कहते हैं कि मैं शुरू के कुछ ही शब्दों में उलझ कर रह गया और अपनी डेस्क पकड़ के खड़ा रहा और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देखूं. मतलब वो बहुत शेम फील कर रहे थे और क्योंकि उनको कुछ आता नहीं था तो वो घबरा गए थे और उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था. ऐसा यहाँ पर लिखा गया है. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you little French, you must feel bad enough. मैंने सुना एम हैमल को मुझसे ये बोल रहे थे कि छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें अवश्य ही बहुत बुरा लगा होगा. यानी कि किस रेफरेंस में बुरा लगा होगा, जो सर ने अभी बताया कि ये लास्ट फ्रेंच क्लास है, तो इसी रेफरेंस में बोलते उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें अवश्य ही बहुत बुरा लगा होगा. फिर वो आगे कहते हैं, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स बा आई विल प्लेंटी ऑफ टाइम. देखो ये किस तरह से है कि हम हर दिन अपने आप से कहते हैं कि अरे हमारे पास तो बहुत समय है और मैं इसे कल कर लूँगा या फिर कल सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और देखो कि अब हम कहाँ आ गए हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग कल पे चीज़ों को टालते रहे और अब ये देखो कि फ्रेंच का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है. यानी कि फ्रेंच की जो ये क्लास है वो लास्ट क्लास है, इसके बाद तो फ्रेंच की कोई क्लास ही नहीं है. ऐसा वो समझाते हुए बोलते हैं सर उन लोगों के. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. फिर वो कहते हैं कि एल्सास के साथ यही बड़ी समस्या है कि यह सीख या समझाना को कल के लिए छोड़ देती है. मतलब एल्सास के लोगों के बारे में शायद बताते हुए वो कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है कि जो लर्निंग, जो भी कुछ सीखना होता है उसको आज पे ना सीख के उसको कल पे टाल देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब दोज फेलोज का मतलब यहाँ वो प्रूशियन लोगों से है कि अब उन लोगों को पूरा राइट होगा तुमसे ये कहने का कि हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि क्या कहने का
कि ये कैसे है, ये कैसे है। आप अपने को फ्रेंचमैन बताते हैं एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज, योर ओन लैंग्वेज, और तब भी आप अपनी खुद की भाषा को ना तो लिख पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं, क्योंकि अब ये लास्ट क्लास थी फ्रेंच की। तो इस डिफरेंस में सर ने बोला, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी विल हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद। फिर वो कहते हैं लेकिन बेचारे फ्रेंच या फिर पुअर फ्रेंच, आप ही सबसे ज़्यादा ख़राब या बुरे नहीं हैं। हम सबको अपने आप में बहुत कुछ पूछना है। रिप्रोच मतलब अपने आप से बहुत कुछ पूछना है, या अपने अंदर खुद झांक के हमको देखना है कि हम कितने अच्छे हैं। तो वो समझाते हुए कहते हैं फ्रेंच को कि पुअर फ्रेंच, आप सबसे बेकार नहीं हैं, आप सबसे ख़राब नहीं हैं, हम सभी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि हम सभी लोगों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। रिप्रोच मतलब अपने रिप्रोच मतलब होता है अपने अंदर झांक के देखना। ठीक है, तो हमें खुद सबको, हम हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर खुद झांक के देखना होगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। और जो आपके माता पिता थे, उन्होंने कभी भी चिंता नहीं की कि आप इसे सीखें। किसे सीखें? फ्रेंच की बात हो रही है यहाँ पर। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, और उन्होंने सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, और उन्होंने थोड़े पैसों के लिए आपको खेतों में या मिलों में काम करने के लिए भेज दिया। मतलब उन्होंने प्रीफरेंस किसको दी? पैसे को दी, पढ़ाई को नहीं दी। ऐसा वो एक्सप्लेन करते हुए कहना चाहते हैं। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। फिर वो आगे अपने लिए, खुद के लिए बताते हुए कहते हैं कि और मैं भी दोषी हूँ। मैं अपने आप को खुद दोष मतलब ब्लेम करता हूँ। क्यों करते हैं? फिर वो कहते हैं आगे, आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैंने आपको पाठ पढ़ाने के बजाय फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा? फिर वो बोलते हैं, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था तो क्या मैंने आप लोगों को छुट्टी नहीं दी? मतलब वो कहते हैं कि मैंने भी इतनी सीरियसली पढ़ाई को नहीं पढ़ाया। मैंने कभी आपको अपने घर में फूलों में पानी डालने के लिए भेजा, प्लांट्स में वाटरिंग करने के लिए भेजा? कभी मैंने, जब मेरे को फ़िशिंग करने का मन किया तो मैंने आप लोगों को उस दिन छुट्टी दे दी? ऐसा एम हैमल समझाते हुए उसको कहते हैं, फ्रेंच को। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. फिर वो आगे लिखा है कि इसके बाद एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कई बातें बोलते गए। वो बोले कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, या फिर ये सबसे खूबसूरत भाषा है। The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. और फिर वो आगे बोलते कहते हैं ये सबसे शुद्ध है, सबसे लॉजिकल है, यानी कि तरफ से तार्किक है, और हम सभी लोगों को इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे गार्ड करना चाहिए, मतलब इसकी रक्षा करनी चाहिए, वो इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज when our people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had a key to their prison. फिर कहते हैं लेकिन जब कोई व्यक्ति गुलाम होता है तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज को याद रखता है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज उसको जेल से या प्रिजन से मुक्त करने की चाबी होती है। ऐसा वो समझाते हुए इसकी अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वो ऐसी है मानो अगर हम इम्प्रिजेंट इंस्लेव्ड हों, जैसे अगर हम कैदी के समान भी हों और एक प्रिजन में बंद हो, तो हमारी यही लैंग्वेज है, एक हमारी चाबी का काम करेगी जो हमें गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल सकेगी। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस फॉर लेसन। और फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं इस बात को जानकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि मैं उस पार्ट को कितने अच्छे से समझ पा रहा था। यानी उस टाइम में वो जो लड़का था वो उस पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था। एंड all he said seemed so easy I think to that I had never listened so carefully। और जो कुछ भी वो बता रहे थे या उन्होंने समझाया वो मुझे इतना आसान लग रहा था, इतना ईजी लग रहा था कि इतना ईजी लग रहा था that I think too
दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, कि मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैंने इसको इतना ध्यानपूर्वक कभी सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और शायद, और फिर कहना चाहती है, आगे लिखा है कि शायद उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक पाठ को कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगता था कि मानो वो बेचारे जो व्यक्ति थे, यानी कि सर के लिए कहा गया एम हैमल, वो हमको पूरा जितना वो जानते थे उसको हमको कम्प्लीटली या पूरी तरह से बता देना चाहते थे अपने जाने से पहले, अपनी उस क्लास को छोड़ने से पहले वो जितना ज्ञान उनके पास था वो सारा ज्ञान हमको बता देना चाहते थे या दे देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो एक ही साथ या एक ही बार में वो सारा ज्ञान हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा एक लेसन राइटिंग पर हुआ। दैट डे एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस, written in a beautiful round hand, France, Alsace, फ्रांस और एल्सस। उस दिन एम हैमल यानी कि उनके सर के पास हमारे लिए बहुत सुंदर राउंड हैंड मतलब एक टाइप की हैंड राइटिंग है, तो जो राउंड वे में लिखी जाती है, तो राउंड हैंड में लिखी नई कॉपियाँ थी और उनमें लिखा था फ्रांस और एल्सास। दे लुक्ड लाइक फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन अ स्कूल रूम, hung from the rod of the top of the desk. स्कूल रूम में तैरते हुए झंडों की तरह वे लग रही थी, जो कि डेस्क के ऊपर की रॉड से बंधे हुए थे। यानी कि जो कॉपियाँ थी उसके बारे में लिखा गया यहाँ पर कि जब सर ने सबको कॉपियाँ बांटी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, जिसमें लिखा था राउंड हैंड राइटिंग में एल्सास एंड फ्रांस, तो वो उन कॉपियों की बताते हुए आगे लिखा है कि वो कॉपियाँ ऐसी लग रही थी कि माना कि रूम में तैरते हुए झंडे हों और जो डेस्क थे उनके ऊपर रॉड में बंधे हुए हों। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. ये आपके देखने लायक था कि कैसे हर कोई काम में लगा था और ये कितना शांत था, क्योंकि और दिनों तो वहाँ इतनी हलचल रहा करती थी, इतनी हसल बसल हुआ करती थी, इतनी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज का दिन ऐसा था कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर पेपर, और केवल आवाज़ जो आ रही थी वो पेपर पर चलने वाली पेन की थी, यानी कि सिर्फ राइटिंग की ही वहाँ पर आवाज़ सुनी जा सकती थी। इतना साइलेंस था माना कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, और इवन जो पेन के द्वारा पेपर भी लिखा जाता है तो उसकी आवाज़ वहाँ सुनाई दे पा रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार कुछ बीटल्स उड़ के वहाँ अंदर आ गए, पर किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेसिकली बच्चे इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान देते हैं और उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो दिन ऐसा था वहाँ सब लोग उतने दुखी थे कि जब कुछ बीटल्स अंदर उड़ के आ भी गई थी तब भी बच्चों ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। और छोटे से छोटे बच्चे ने भी ये ध्यान नहीं दिया। किस पे ध्यान नहीं दिया? उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया जो कि अपने फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे और कोई ट्रेस करने में लग रहे थे। मतलब फिश हुक्स के द्वारा उनको कुछ पढ़ाया जाता होगा, उसमें ट्रेसिंग करवाई जाती होगी, तो वो छोटे बच्चे भी फिश हुक्स में ट्रेसिंग में बिजी रहे और वो ऐसे लग रहे थे कि मानो कि फ्रेंच क्लास कर रहे हो, मतलब वो फ्रेंच पढ़ रहे हों। ऐसा नहीं लगा था कि वो सिर्फ फिश हुक के द्वारा ट्रेसिंग कर रहे हों, वो ऐसे लग रहे थे कि माना वो भी फ्रेंच सीख रहे हों या फिर फ्रेंच क्लास ले रहे हों। ऑन द रूफ the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत पर कबूतर भी धीरे धीरे आवाज़ निकाल रहे थे और मैंने अपने आप से सोचा, क्या ये जो पिजन्स हैं वो जो पिजन्स हैं वो भी जर्मनी में, पिजन्स से भी वो लोग जर्मनी में गाना गवाएंगे? वो लोग से मतलब है प्रूशियन लोगों के लिए कहा गया है कि क्या अब इन पिजन से भी ये प्रूशियन लोग जर्मनी में गाना गवाएंगे? ऐसा उन्होंने खुद से पूछा। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in chair and gazing first at one thing and then at another.
लिखने के बीच में जब मैंने कभी ऊपर देखा तो मैंने देखा कि मिस्टर एम हैमल जो हमारे सर थे अपनी चेयर या कुर्सी पर बगैर हिले डुले, मोशनलेस का मतलब होता है बगैर हिले डुले बैठे हुए थे और पहले गेज कर रहे थे, मतलब पहले किसी चीज़ को लगातार देख रहे थे, पहले एक चीज़ को लगातार देख रहे थे, फिर किसी दूसरी चीज़ को लगातार देख रहे थे, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. उनको देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक छोटे से स्कूल रूम में जो हर एक चीज़ है, एक एक छोटी छोटी चीज़ को कैसी दिखती है उसको वो याद कर लेना चाहते हो अच्छे से, मतलब अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हो इन सब चीज़ों को, इसको मेमोरी के रूप में अपने माइंड में रखना चाहते हो। तो यानी कि वो बहुत ही मोशनलेस बैठे थे, बिना हिले डुले बैठे थे और कभी एक चीज़ को देखते थे घूर के, कभी दूसरी चीज़ को लगातार घूर के देखते थे और उनको देख के लगता था कि माना वो एक एक चीज़ को, क्लास की हर एक छोटी छोटी बारीकी को अपनी मेमोरी में समेट लें, उसको याद कर ले, उस छोटे से कमरे की सारी यादों को अपने दिमाग में बसा ले। फैंसी for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. कल्पना कीजिए, फैंसी मतलब कल्पना करना, कल्पना कीजिए, जरा सोचिए कि वह उसी जगह पर थे पिछले 40 सालों से, यानी कि स्कूल की बात हो रही है, वो उसी जगह पे थे पिछले 40 सालों से, खिड़की के बाहर उनका गार्डन और उसके सामने उनकी क्लास, ऐसे ही मतलब वो पिछले 40 सालों से इसी चीज़ को इंजॉय कर रहे थे, इसी चीज़ में रह रहे थे, एक छोटी सी खिड़की, उसके बाहर गार्डन, वो क्लासरूम, ये कहना ये लिखा गया है यहाँ पर। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth and the walnut trees in the garden were taller and the hoop vine had that he had planted himself twined about the window to the roof. केवल डेस्क और बेंचेस कुछ घिस गए थे और घिस के चिकने हो गए थे, मतलब उसका कंटिन्यूसली यूज़ होने के कारण इन 40 सालों में क्या हुआ था ये बताया गया आगे कि केवल जो डेस्क थे, जो बेंचेस थे, वो थोड़े घिस गए थे, स्मूथ हो गए थे और गार्डन में अखरोट के पेड़ जो थे वो और लंबे हो गए थे और जो हॉप वाइन थी वो थोड़ी सी उन्होंने खुद से लगाई थी, जो मिस्टर हैमल ने खुद से लगाई थी, वो खिड़की से होते हुए अब रूफ तक, यानी कि खिड़की से वो बढ़ती हुई खिड़की से होते हुए अब छत तक यानी कि रूफ तक जा पहुंची थी। तो ये चेंज आए थे, बाकी सब तो सेम था, वही कमरा, वही विंडो, क्या यहाँ पर ये लिखा गया है, इस टाइप से इसका मीनिंग है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। कितना टूटा होगा उनका दिल ये सब छोड़ते हुए, बेचारे सर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अवर पैकिंग हिज ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। उनकी बहन के चलने की आवाज़ें जो कि उनके ट्रंक या बॉक्सेस या बक्सों को पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही देश को छोड़कर जाना था। तो यही लिखा गया है कि नीचे तो सर बहुत दुखी थे, उनका दिल बहुत टूट गया था क्योंकि इतनी उनको वो शहर, उस सिटी, उस कंट्री को छोड़ के जाना था और ऊपर जो थी उनकी बहन जो थी वो लगातार मूवमेंट में थी ऊपर, क्योंकि ऊपर उनका जो रूम था वहाँ पर वो लगातार चल रही थी और ट्रंक्स वगैरह पैक कर रही थी, बक्से पैक कर रही थी, सामान रख रही थी, ताकि क्योंकि उनको नेक्स्ट डे अगले ही दिन कंट्री छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके अंदर हर लेसन को आखिरी तक सुनने की हिम्मत थी। सर की बात हो रही है यहाँ पर, एम हैमल की। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बू बू। लिखने के बाद हम लोगों का हिस्ट्री में एक लेसन हुआ और फिर छोटे बच्चों ने उनका बा बे बी बी बू बू को जोर जोर से बोलते हुए याद किया। ठीक है, तो मतलब वो छोटे बच्चों ने अपना बा बी बी बू को जोर जोर से बोलते हुए याद किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर विद दैम। कमरे के पीछे बूढ़े हॉसर ने भी या बुजुर्ग हॉसर ने भी अपना चश्मा पहन लिया था और प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़कर उन बच्चों के साथ अक्षरों को उनके साथ बोल रहे थे। जैसे कि पहले बताया गया था हमको कि गांव विलेजर्स लोग आए थे कुछ जो पीछे बैठे हुए थे,
तो उनमें से एक मिस्टर हॉजर भी थे, तो उन्हीं की बात यहाँ लिखी गई है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यू कुड सी दैट he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. आप ये देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे, क्योंकि वो भी भावनाओं में बह गए थे, वो भी इमोशनल हो गए थे, और उनकी आवाज़ काँप रही थी, और उनको सुनना इतना फ़नी था कि हम सब भी साथ साथ रोना वो हंसना चाहते थे। हंसी आ रही थी क्योंकि उनको देखकर, उनका टोन को सुन के, क्योंकि वो गा भी रहे थे, रो भी रहे थे, इस चीज़ को देख के हंसी आ रही थी। और दुख इस बात का था, रोना इसलिए चाहते थे क्योंकि जो उनके सर थे मिस्टर हैमल, अब वो जा रहे थे और वो उनकी लास्ट लेसन था। तो इस बात को बताया गया है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। फिर वो कहते हैं कि मुझे ये आखिरी पार्ट कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पुरुषियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। फिर वो एंजेलस को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एंजेलस तब ठीक उसी समय में प्रूशियन की ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई पड़ी, प्रूशियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कि हमारी खिड़की के नीचे से ही ड्रिल करके वापस लौट रहे थे। ड्रिलिंग मतलब अपनी ट्रेनिंग करके वो वापस लौट रहे थे। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। जो मिस्टर एम हैमल थे वो अपनी चेयर से खड़े हो गए थे, और वो बहुत ही थके हुए और बहुत पीले से लग रहे थे। मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था, लंबा महसूस नहीं किया था। एक्चुअली यहाँ पर एक है कि उनको मैंने इतना लंबा कभी नहीं महसूस किया था। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो बोले मेरे मित्रों, मैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल पाई, क्योंकि वो बहुत इमोशनल थे, वो बहुत इमोशनल हो गए थे उस समय, तो वो कुछ बोल नहीं पाए इसके आगे, और वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एंड बियरिंग ऑन ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर घूमे, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत को समेट के जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा। क्या लिखा? विवला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. वो रुके और अपना सर दीवार के सहारे लगाया, और बगैर कुछ बोले उन्होंने अपने हाथों से हमारे लिए इशारा किया। क्या इशारा किया? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल अब ख़त्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो। तो चिल्ड्रन, ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। मैं फिर से बोलूँगी। थैंक यू।